एक जंगल में एक खूंखार शेर की एक छोटे से खरगोश के साथ गहरी दोस्ती थी। शेर शिकार करता और खरगोश उसका खबरी बनकर जंगल की तरह तरह की खबरें लाकर उसे देता। कौन सा जानवर कितना मोटा है, कितना खाता है, कहाँ पर कौन अकेला बैठा है, ये सारी जासूसी खरगोश करता और सीधा लाकर शेर को बताता। क्यों महाराज, आज का भोजन कैसा रहा? महाराज, मैं तो आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, मुझे तो इसी में खुशी मिलती है। मगर धीरे धीरे जंगल के जानवर खत्म हो रहे हैं। अब हम आगे कैसे योजना बनाएं और किसको आपका भोजन बनाऊं सरकार? ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है खरगोश भाई, मगर कुछ तो करना होगा। बस तुम और मैं इस जंगल में क्या करेंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, आजू बाजू के जंगल में जाकर छानबीन की जाए। धीरे धीरे जब जंगल के जानवर खत्म हुए तो खरगोश ने आसपास के जंगलों में जाकर छानबीन की। वहाँ एक जंगल में उसने दो बड़े बड़े शेर को देखा। एक शेर और उसकी पत्नी पूरे जंगल पर राज्य करते थे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे जानवर थे। उन्हें देखकर उसे लगा कि अगर वो भी यहाँ आकर रहने लगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। ये जगह अच्छी है, राजा को बताता हूँ। महाराज, पड़ोस का एक जंगल हरा भरा ही नहीं, जानवरों से भरपूर है। चलिए अब इस जंगल को छोड़ दीजिए, यहाँ कोई नहीं, वहाँ चलिए। मगर मैं वहाँ का राजा कैसे बनूंगा? अरे, वो जो जंगल में राजा और रानी है, मेरी चतुराई से उन्हें मार गिराएंगे। उसी पड़ोस के जंगल की एक कोयल दोनों की बातें सुन लेती है। ये छोटा सा खरगोश और ये शेर हमारे जंगल की बात तो नहीं कर रहे? कहीं ये हमारे राजा और रानी को मारने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे इनका पीछा करना होगा। कोयल उनका पीछा करती है और ये बात समझ जाती है कि दोनों उनके जंगल में आने को हैं। वो तुरंत उड़कर जाकर अपने राजा शेर को बताती है। ओह, ये बात है, ये लो अपना इनाम। कोयल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब एक बात बताओ, हमारे जंगल के किस रास्ते से वो आ रहे हैं? उसी रास्ते पर दलदल भरा एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उन्हें हम फंसा सकते हैं। कोयल ने रास्ता बताया और जंगल के शेर ने उस जगह पर एक बड़ा सा दलदल का गड्ढा बनाकर दोनों को फंसा लिया। अरे खरगोश, ये हम कहाँ फंस गए? महाराज, मैं तो डूब रहा हूँ। थोड़ी देर में खरगोश डूबकर मर जाता है और दूसरा बड़ा शेर वहाँ आकर कहता है, कैसे राजा हो तुम, अपने जंगल को ही खा गए। यहाँ मैं अपनी प्रजा का उतना ख्याल रखता हूँ जैसे अपने बच्चों का। अब तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम्हारा जंगल वो हम सब का होगा। और इस तरह शेर और खरगोश की मौत हो जाती है और दूसरा राजा शेर उन्हीं के जंगल पर कब्जा करके अपने जंगल को और बड़ा बना लेता है। रंगपुर नाम के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीता। वो रोज अपनी दोस्त सुमन के साथ नदी पे जाती और वहाँ तैरती और खूब बातें करती। एक दिन नदी से घर वापस लौटते वक्त उन्हें नदी के किनारे एक घायल मगरमच्छ दिखा। बेचारा मगरमच्छ, चल सुमन, इसकी मदद करते हैं। सुमन कहती है, अरे नहीं नहीं, अगर हम इसकी मदद करने लग गए तो हमें बहुत देर हो जाएगी और कहीं से हमें मार डाला तो? पर सुमन ने सीता की एक ना सुनी और अपने घर चली गई। बिना रुके सीता मगरमच्छ के पास गई और उसके घाव पर पट्टी करने लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मगरमच्छ को बोलता देखकर हैरान रह जाती है। मैं असल में एक इंसान हूँ, लेकिन एक बाबा के श्राप के कारण मैं पूरा दिन मगरमच्छ के रूप में रहता हूँ। सीता को मगरमच्छ पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आती है। तुम यहाँ रह सकते हो, ये झोपड़ी कई सालों से खाली है।
सीता मगरमच्छ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और रात होने पर जब मगरमच्छ अपने इंसान के रूप में आ जाता है तो उसे खाना खिलाती है। तुम जानती नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीता मगरमच्छ से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके पिता ने भी शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सीता और मगरमच्छ खुशी खुशी रहते हैं और नदी से मछली पकड़कर पैसे कमाते हैं। सुमन सीता को खुश देखकर जलने लगती है। ओह, काश मैं उस दिन इस मगरमच्छ की मदद कर देती, तब तो मेरी भी शादी इस खूबसूरत मगरमच्छ से हो जाती। सुमन को एक तरकीब सूझती है। वो बूढ़े बाबा को ढूंढने लगती है जिन्होंने मगरमच्छ को श्राप दिया था। बाबा के मिलने पर सुमन ने उन्हें सीता को एक चूहा बनाने के लिए कहा। बाबा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सुमन को भगा दिया। सुमन इससे बहुत नाराज हुई और एक दिन चुपके से बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली। अब तो सीता को मैं खुद चूहा बना दूंगी। सुमन सीता के पास गई और जादुई छड़ी उसकी ओर की, लेकिन जादू का असर उल्टा हुआ। सुमन खुद ही चूहा बन गई। नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? ओह नहीं! बाबा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पकड़ में आ गई तुम। मेरी छड़ी को मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंजाम देख लिया ना? सुमन को उसके लालच की सजा मिल गई। सीता अब खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। शिकारपुर के राजा सुंदर भानु बहुत ही दयालु राजा थे। वे अपनी रानी सुरमई के साथ बड़े अच्छे से अपने राज्य चला रहे थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। महारानी, वैसे तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हमारी अपनी कोई संतान नहीं। महाराज, सारी प्रजा आपकी संतान की तरह ही तो है। ऐसा कहकर दोनों अपने दिल को दिलासा दे देते हैं, लेकिन राजा और रानी के अच्छे कर्मों का उन्हें फल मिला और उनके घर एक संतान पैदा हुई। लेकिन अपनी संतान को देखते ही वो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वो एक लड़का था, लेकिन देखने में बिल्कुल गधे जैसा था। हे भगवान, तू हमारी एक ऐसी परीक्षा ले रहा है, संतान भी दी तो एक गधे जैसी। कोई बात नहीं रानी, है तो ये हमारी संतान ही ना। हम इसे एक राजकुमार की तरह ही पालेंगे। राजा और रानी ने उसका नाम राजकुमार सुमेर सिंह रखा। सुमेर था इंसानों की तरह, लेकिन उसका चेहरा गधी की तरह था। एक दिन एक पंडित ने कहा, महाराज, ये आपके पूर्वजों को दिए गए श्राप का नतीजा है, लेकिन आप फिक्र ना करें। जिस दिन राजकुमार को कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिलेगा तो ये वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, सनद रहे, इन्हें आप शीशा बिल्कुल ना दिखाएं। राजा ने वैसा ही किया। राजकुमार सुमेर बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे, लेकिन बड़े होने पर एक दिन जब राजकुमार ने शीशा देखा, अरे, क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा तो गधे जैसा है। शायद इसीलिए मेरे माता पिता मुझसे इतना दुखी रहते हैं। मुझे ये महल छोड़ के चले जाना चाहिए। राजकुमार सुमेर दुखी होकर अपने राज्य को छोड़कर रातों रात वहां से निकल गया। वो भटकते हुए राजा चंद्रभान के राज्य में आ पहुंचते हैं और महल के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगते हैं। जब राजा चंद्रभान ने उसकी बांसुरी सुनी तो उन्होंने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, देखो ये बांसुरी कौन बजा रहा है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पहले तो राजा चंद्रभान सुमेर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसकी संगीत कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने राज्य महल में रहने के लिए निमंत्रण दिया। अब राजकुमार राजमहल में ही रहने लगा। एक दिन चंद्रभान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे सुमेर बहुत पसंद है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और संगीत का गुणी भी। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तुमसे कर दूं, लेकिन ये तभी संभव है अगर तुम दिल से हाँ करो। पिताजी, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। शादी के समय जैसे ही राजकुमारी चंद्रप्रिया ने सुमेर सिंह को माला पहनाई तो वहाँ सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। सुमेर सिंह एक खूबसूरत इंसानी राजकुमार में बदल चुका था।
यह खबर सुन राजा सूरजभान और उनकी रानी सुरमई बहुत खुश हुए। सुमेर सिंह और चंद्रप्रिया खुशी खुशी राजमहल में आकर वापस रहने लगे।